नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आदित्य सिंह हिंदी की दुनिया के अपने इस परिवार में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चाहे आप जिस किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, मेहनत से कंटिन्यू जारी रखिए अपने उस प्रयास को। सफलता एक दिन निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं आज के अपने एक नए सेशन में। हमने पिछले सेशन में क्रिया पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था, और जो कुछ भी हमने पढ़ा था, जो कुछ भी हमने सीखा था क्रिया पार्ट 1 से, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर क्रिया पार्ट 2 के इस नए सेशन में, नए अध्याय में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कमेंट करिए आप भी कि आप कैसे हैं। और एक लंबा गैप हो गया क्रिया पार्ट 1 और 2 को, बीच में काफी गैप हुआ। कारण ये रहा इसके पीछे, थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, इस वजह से मैंने वीडियो बनाने में थोड़ा डिले कर दिया। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट करिए कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। और जो कुछ भी डाउट रहा करे आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पुट आउट करिए, मैं उसको देखूंगा। और किसी न किसी वीडियो में, मैं हर क्लास में चीज कहता हूँ, किसी न किसी वीडियो में आपको मैं उस सवाल का जवाब देते हुए जरूर मिलूंगा। ठीक है, तो आप फिर से जुड़ जाइए। और क्रिया पार्ट 1 में मित्र हमने अब तक जो कुछ पढ़ा था क्रिया पार्ट 1 में, ठीक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने अब तक संज्ञा पढ़ ली अपने हिंदी फाउंडेशन के कोर्स के इस एक नई पहल में, इस नई शुरुआत में। एक बार मैं दोहरा दूं कि हमने संज्ञा से शुरुआत किया था, हमने संज्ञा को खत्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से। फिर हमने सर्वनाम को खत्म किया और आज हम आ चुके हैं क्रिया। फिर इसके बाद यह अध्याय एकदम बिल्कुल जारी रहने वाला है। ठीक है, व्याकरण का हर एक चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ये वादा करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। जुड़ जाइए सभी लोग। और देखिए क्रिया पार्ट 2 में मैंने कुछ पूर्व के अध्याय लिखे। पूर्व अध्याय का मतलब जो कुछ भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्रिया पार्ट 1 में, वो सारी चीजें हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, हम दोहरा लेते हैं, फिर अपने क्लास को हम निरंतर आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्रिया की परिभाषा। हमने पढ़ा था क्रिया की परिभाषा। क्रिया क्या होती है? वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाए, वे शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाए। ठीक है, उसके बाद हमने फिर इसी क्रम में हमने आगे पढ़ा था क्रिया का निर्माण। और क्रिया का निर्माण जब हम ये समझ चुके हैं कि वे शब्द जो किसी कार्य को होने को दर्शाते हैं, उसे तो हम क्रिया कहते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था क्रिया का निर्माण। अब क्रिया का निर्माण कैसे होता है, सबसे बड़ा सवाल, क्रिया का निर्माण कैसे होता है? तो मूल धातु मैंने आपको समझाया था और ना समझाया था। मूल धातु क्रिया का वह मूल रूप होता है। ध्यान सुनिएगा, मूल धातु क्या होता है? क्रिया का वह मूल रूप होता है या वह शब्दांश होता है जिसमें हम ना जोड़ने से, जिसमें हम ना प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के आखिरी में जुड़ता है। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरुआत में जुड़ता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बीच के अंतर आपके पता होने चाहिए और क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने क्रिया के निर्माण में आपको क्या बताया था? मूल धातु में जब ना जुड़ता है तो क्या बनता है? क्रिया बनता है। मैं वो उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं। ठीक है, जैसे मैं एक मूल धातु लेता हूँ चल। ठीक है, अब मित्र अगर इसमें ना जोड़ूंगा, अभी चल, ये मैंने जो ये शब्द लिखा हुआ है चल, इससे आप क्या समझ पा रहे हो बताइए? आप इस चल से क्या समझ पा रहे होंगे? बोलेंगे भैया कि अभी हम इस चल से तो कुछ खास सार्थक चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें मैं ना जोड़ दूं चलना, तब पता चल पा रहा है कि हाँ कोई चलने का कार्य हो रहा है। अब पता चला, बताएगा अब पता चला? बोलेंगे हाँ भैया कि अपने चल में ना जोड़ा तो एक क्रिया शब्द बन गया। और थोड़ा हम बौद्धिक रूप से अपने मस्तिष्क को विकसित करके सोच पा रहे हैं हाँ कि ये चलना क्या है, एक कार्य हो सकता है, कोई बीच पे चल रहा हो सकता है, कोई मॉर्निंग वॉक पे चल रहा हो, तो पता तो चला कि हाँ एक कार्य हो रहा है। तो मूल धातु में जब ना जोड़ता है तो मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, किसका निर्माण होता है? बताइए, क्रिया का निर्माण होता है। इतना मैंने आपको अपने पिछले क्लास में पढ़ाया था। और अगर आप डायरेक्टली मेरा क्रिया पार्ट 2 देख रहे हो तो मेरे मित्र मैं ये कहता हूँ कि आपको अभी कुछ नहीं समझ में आना हो, सो प्लीज आप जाइए हिंदी की दुनिया के चैनल पे क्रिया पार्ट 1 के अध्याय को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। अब डायरेक्टली देखेंगे तो मैं ये खुद कह रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आ जाइए आगे आ जाइए। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम क्रिया का निर्माण पढ़ लिए थे, क्रिया का निर्माण पढ़ने के बाद हमने काफी सारे उदाहरण का प्रयास किया था, मूल धातु में ना जोड़ के हमने क्रिया बनाना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है, और उसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है। और मैंने आपको बताया था इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ मूल धातु में ना जोड़ के मूल क्रिया बनाते हैं, तो यहाँ पे हम मूल धातु में आना जोड़ के, मूल धातु में आना जोड़ के हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे। जैसे चल में, चलना में बताइए मूल धातु क्या था? बताएंगे चलना में मूल धातु क्या था? बोलेंगे नाक अलग कर देंगे तो जो बचेगा वही तो हमारा मूल धातु कहलाएगा। तो चल में हमारा मूल धातु क्या था?
चलना में हमारा मूल धातु था, बोलेंगे हाँ भैया चलना में भी बताया था आपने, चल मूल धातु था। अब चल में हम अगर आना जोड़ दें, चल में अगर हम आना जोड़ दें तो यह क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा, बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्रिया पार्ट 1 का बताया हुआ चीज है, ठीक है, ये बताई गई चीजें सब क्रिया पार्ट 1 में हमने आपको बहुत ही अच्छे से विस्तार से बता दिया था, ठीक है। तो चल में हम जब आना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखेंगे चलाना। अब चलाना कैसे बना है बताइएगा, चलाना चल धन आना से ही तो मिलके बना है, चल धन आना से ही तो मिलके बना है ना। अब देखिए मूल धातु सेम है, मूल धातु यहाँ भी सेम रहने वाला है, लेकिन यह मूल क्रिया बन गया, लेकिन यहाँ पे हमने आना जोड़ा तो यह क्या बन गया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गया। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मूल धातु में ना जोड़ने से मूल क्रिया का निर्माण होता है और मूल धातु में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। और दो क्रिया होते हैं, ठीक है, मूलतः प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यह हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ ताकि आप समझते हुए चले, ठीक है। मूल धातु से हम मूल क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं और उसके बाद एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, जो आज मैं आपको निर्माण करके इस क्लास में बताऊंगा। देख लीजिए, बोलाइएगा समझ में आया कि नहीं, बताएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और मेरे द्वारा जो कुछ भी रिकॉल किया होगा अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो वो भी निश्चित रूप से ही समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आज के अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और क्रिया पार्ट 1 की भांति हम क्रिया पार्ट 1 को भी समझेंगे। तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ लिए होंगे इतना। चलिए, और सभी लोग बहुत ही अपने कॉपी पे खूबसूरत सी हेडिंग डालिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहले द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को हम समझते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को पहले प्रेरणार्थक क्रिया को हम समझते हैं, उसके बाद फिर हम मूल धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का हम एक साथ अभ्यास करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, सभी लोग लिखेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। सब क्लियर होगा धीरे धीरे, धैर्य रखिए। मैंने आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तक बताया था, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया और फिर हम तीनों का अभ्यास करेंगे। तीन मतलब मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। तो क्या होता है ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, पहले तो हमारा तो शुरू से ही फंडा रहा है कि हम किसी भी चीज को समझने से पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए वह क्रिया लिखेंगे सभी लोग, वह क्रिया लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें कर्ता, वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके, लिखेंगे सभी लोग, स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से, लिखेंगे किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है। वह क्रिया, मैंने क्या लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया कि वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब इसमें किसका प्रयोग होता है, इसमें बोलेंगे, इसमें लिखेंगे हेडिंग बनाते, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हुए, वाना, प्रथम में आना और द्वितीय में वाना, यही नहीं बोलना है, प्रथम में आना द्वितीय में वाना प्रयोग करके हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे, ठीक है। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी क्या होता है, धैर्य रखिए, हो सकता है किसी को समझ नहीं आ रहा हो सर क्या लिखवा रहे, धैर्य रखो, पता चलेगा। अभ्यास जब मैं कराऊंगा आपको उदाहरणों के माध्यम से तो चीजें बहुत ही स्पष्ट रूप से आपका क्लियर होगा, ठीक है। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
और मेरे भाई बहन मेरे मित्र अगर आप इस क्लास को डायरेक्ट देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं समझ में वाला, मैं तो जो बात है पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्रिया पार्ट 1 को देखिए, तभी आप द्वितीय परिणार्थक क्रिया को समझ पाएंगे, है ना। तो वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है वह क्या कहलाता है, द्वितीय परिणार्थक क्रिया। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी हम इस बात से क्या समझ पा रहे हैं कि जब हमें द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाना होगा, ध्यान सुनिए मेरी बातों को, जब हमें द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाना होगा तो हम इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यानी वाना यानी मूल धातु में हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा किसका हमारा होगा, द्वितीय परिणार्थक क्रिया का निर्माण होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। मैंने क्या बोला है, मैंने बताया जब भी हमें द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाना होगा तो हम उसमें वाना प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे, मूल धातु के साथ हम वाना प्रत्यय लगाएंगे, तब जाके हमारा द्वितीय परिणार्थक क्रिया का निर्माण होगा, ठीक है। प्रथम परिणार्थक क्रिया बताया था मूल धातु में आना जोड़ेंगे तो प्रथम परिणार्थक क्रिया का निर्माण होगा, और द्वितीय परिणार्थक क्रिया में हम बता रहे हैं कि मूल धातु में जब वाना प्रत्यय को हम जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, द्वितीय परिणार्थक क्रिया में। ये तो हो गई मेरी बात। अब चलो उदाहरण के माध्यम से अभ्यास करते हैं, क्या कहने से जुड़ेगा, नहीं आके करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा लिख क्या है बताएगा। अगर आप पिछले क्लास को पढ़े तो आप समझ पा रहे होंगे, बोलेंगे कि लिख एक मूल धातु है, क्योंकि इसमें हम ना जोड़ेंगे तो एक क्रिया बन जाएगा, ना जोड़ेंगे तो एक क्रिया बन जाएगा। तो सबसे पहले हम मूल क्रिया ही बनाते हैं, सबसे पहले हम मूल क्रिया बनाते हैं, ठीक है। अब लिखना मूल क्रिया बनाएंगे, पहले हम लिखना, ये क्या बन गया, मूल क्रिया बन गया, क्योंकि लिख में हमने ना जोड़ा तो क्या बन गया, यह कार्य बन गया। लेकिन कह रहा है कि वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए, और इसके लिए हमें वाना प्रत्यय लगाना पड़ेगा। वाना प्रत्यय किसमें जुड़ेगा बताइएगा, मूल धातु में, मूल धातु, और क्या है हमारा इस समय, लिख। अब मैं आपसे कहूं लिख, और लिख में अगर मैं वाना जोड़ दूं तो लिखवाना। बताइए लिखवाना शब्द से आप क्या समझ पा रहे हो, बताइएगा आप लिखवाना शब्द से क्या समझ पा रहे हो। ये तो मैंने मूल क्रिया बताया, ये मैंने मूल धातु से मूल क्रिया बनाया, और मूल क्रिया से फिर मैंने द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाया, और अभी मैं मूल क्रिया, प्रथम परिणार्थक क्रिया, द्वितीय परिणार्थक क्रिया का बहुत ही एक बारीकी से मैं इसका अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। तो लिखवाना, आप इस शब्द से क्या समझ पा रहे हो, ये बताइए। आभास हो पा रहा है कि नहीं कि लिखवाया जा रहा है, यानी वहां कोई व्यक्ति है और वो किसी और से कार्य करवा रहा है। लिखवाना, मंगवाना, रुलवाना, है ना, हंसवाना, नचवाना, ये सब क्या है, ये सब ऐसे कार्य हैं जो किसी व्यक्ति की मौजूदगी में हो रहे हैं, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है। तो देखिए जहां पे वाना आ जाए वहां पे आप किसकी पहचान करेंगे, द्वितीय परिणार्थक क्रिया की पहचान करेंगे। बताइएगा इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। अभी मैं क्रम से प्रॉपर टेबल बनाऊंगा, बहुत अच्छे से अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है। लिखवाना, यही साफ साफ पता चल रहा है, परिभाषा के अनुसार देखिए वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके। लिखवाना, यहाँ क्या जो कह रहा है वो क्या लिख रहा है, क्या नहीं, वो स्वयं नहीं लिख रहा है, वो लिखवा रहा है, तभी तो कह रहा है लिखवाना किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है, और उसकी पहचान, द्वितीय परिणार्थक क्रिया की पहचान, इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। एक होता है, देखिए एक होता है कर क्या है, एक मूल धातु है। कर में जब हम ना जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा, करना। अब पता चल रहा है कि हाँ हो सकता है कोई कार्य कर रहा हो, ठीक है। तो ना अगर हटा दे तो ये मूल धातु है, और मूल धातु में जब हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे, तो मित्र बताइए किसका निर्माण होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, कर में वाना जोड़ेंगे तो करवाना। अब पता चल पा रहा है कि यहाँ पे कार्य करवाया जा रहा है, यहाँ पे कार्य करवाया, परिभाषा के अनुसार देखिए यहाँ पे कार्य करवाया जा रहा है, करवाना। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। अभी मैं इसका टेबल बनाऊंगा तो चीजें और भी स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। तो याद क्या रखना है कि द्वितीय परिणार्थक क्रिया में वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम द्वितीय परिणार्थक क्रिया का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर आप क्रिया पार्ट 1 देख के आए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप क्रिया पार्ट 2 भी समझ पाएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर इसको मैं मिटाता हूँ, और फिर हम चलेंगे, कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं मिटाने जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए आप लोग। बस आपको इतना याद रखना है कि प्रथम परिणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का प्रयोग होता है, और द्वितीय परिणार्थक क्रिया में मित्र किसका प्रयोग होता है, वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हम उसके उदाहरणों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ पहले टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल बनाते हैं, और टेबल के अनुसार हम चीजों को लिखने का प्रयास करते हैं।
मूल धातु एक साइड लिखेंगे, मूल क्रिया, मूल क्रिया, और इसके किनारे ना डैश करके लिख देंगे, क्योंकि मूल क्रिया किससे बनता है? मूल धातु में जब हम ना जोड़ते हैं। ठीक है, फिर मूल क्रिया के बाद हमारा बनेगा प्रथम ऋणार्थक क्रिया। इसमें किसका प्रयोग होता है? प्रथम ऋणार्थक क्रिया में क्रिया नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए और भी लिखना है। प्रथम ऋणार्थक क्रिया में आना प्रत्यय का इस्तेमाल होता है, याद रखना है आपको। ठीक है, आना प्रत्यय का इस्तेमाल करते हुए इसमें वाक्य बनाएंगे। और द्वितीय ऋणार्थक क्रिया जो मैंने आपको अभी बताया है, द्वितीय ऋणार्थक क्रिया लिखेंगे, इतना लिखेंगे। और इसमें किसका प्रयोग होता है? वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, बताइए इतनी बात आपको समझ में आई क्या? समझ में क्या आई होगी? अभी तो मैं कुछ समझाया ही नहीं, है ना? अभी तो मैंने मित्र कुछ समझाया ही नहीं, लेकिन इसकी उम्मीद करता हूँ इसके पिछले अध्याय में जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये टेबल बन चुका है। ठीक है, मूल धातु मैंने शुरू में पढ़ा था, मूल धातु में ना जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होता है? मूल क्रिया का निर्माण होता है। अभी हम यहाँ लाइन से मूल धातु लिखेंगे। ठीक है, फिर मूल क्रिया, प्रथम ऋणार्थक क्रिया, द्वितीय ऋणार्थक क्रिया। अब आइए मूल धातु लिखते हैं, ठीक है, जैसे पहला मूल धातु लिखा है हस। ठीक है, दौड़ भी एक मूल धातु हो सकता है, बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकता है? लिख हो सकता है, एक मूल धातु हो सकता है ना? और मांग हो सकता है, नाच हो सकता है। ये मैंने कुछ मूल धातु लिखे हुए हैं। ठीक है, और मूल धातु क्रिया का वह मूल रूप होता है या वह शब्दांश होता है जिसमें हम ना जोड़ने से किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का निर्माण करते हैं। अब मैं इसमें ना जोड़ूंगा तो क्रिया बन जाएगा हंसना। ठीक है, तो ना हमें किस में जोड़ना है? मूल क्रिया में जोड़ना है, क्योंकि देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है? मूल क्रिया। अब इसमें ना, यानी मूल धातु में जब हम ना जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा? मूल क्रिया का निर्माण होगा। ठीक है, तो आइए मूल क्रिया का निर्माण करते हैं। आप भी करिए निर्माण, आप भी शब्दों को, आप भी सोचने का प्रयास करिए, आप भी मूल धातु जैसे शब्द ढूंढने का प्रयास करिए। ठीक है, जिसमें ना जोड़ने से आप क्रिया का निर्माण कर पाएंगे, और आप भी मेरे तरह बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, हंसना। दौड़ में मूल धातु मूल धातु में ना जुड़ेगा, क्या बनेगा बताइए? बोलेंगे दौड़ना। लिख मूल धातु में ना जुड़ेगा तो बोलिए क्या बनेगा? बोलेंगे भाई हम भैया लिखना। अब हम धीरे धीरे आपकी बातों को समझना चालू कर दिए हैं। मांग में मूल धातु, मांग क्या है? मूल धातु इसमें ना जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताइए? बोलेंगे मांग में भैया मूल धातु जुड़ेगा तो बनेगा मांगना। तो मांगना भी तो एक कार्य है तो नाच क्या है? एक मूल धातु का, तो अगर इसमें ना जोड़ दिए तो पता चला हाँ भैया कहीं नाचने का कार्य हो रहा है, हमने मूल धातु में हमने ना जोड़ के मूल क्रिया का निर्माण कर लिया। यानी जो भी कुछ होगा मूल धातु के साथ ही होगा, मूल धातु मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बता दिया मूल धातु किसे कहते हैं? वह शब्दांश क्रिया का वह मूल रूप जिसमें ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। अब हमें निर्माण करना है प्रथम ऋणार्थक क्रिया का, तो हम उसी मूल धातु में, ध्यान सुनिए, हमें निर्माण करना है प्रथम ऋणार्थक क्रिया का, और हम उसी मूल धातु में आना प्रत्यय को जोड़ देंगे। बस हमें यही दिमाग में रखना है कि आपसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल जो भी कुछ पूछेगा अभी इसको लिखने के बाद मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, प्रथम ऋणार्थक क्रिया में मूल धातु में आना जोड़ देना है। अब हस में हम जब आना जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, हस में जब हम आना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हसाना। ठीक है, हसाना हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइएगा? हसाना हो सकता है। अभी मैं कुछ, चलिए अच्छा मैं जो लिखा है पहले उसी को लिख देते हैं। दौड़ में जब हम आना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताइएगा? बोलेंगे हाँ भैया दौड़ आना बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें भी आना आ रहा है और सब मूल धातु नहीं जुड़ रहा है। दौड़ आना किससे बना होगा बताइएगा मित्र? दौड़ मूल धातु रहा होगा और इसमें आना जुड़ा होगा, तभी तो ये दौड़ाना बना होगा। दौड़ाना किससे बना है? जब इसको तोड़ेंगे, जब हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, दौड़ाना, दौड़ धन आना से मिलकर तो दौड़ाना बना होगा, है ना? कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे तो आप आना लिख रहे हैं और यहाँ पे आप अ को गायब कर दे रहे हैं, तो मित्र इसके लिए आपको पहले संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा
कि जब दो लघु वर्ण मिलते हैं तो एक दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। ये आपको मैं संधि में पढ़ाऊंगा, ठीक है। दौड़ाना, लिख से हमें लिख पूछ दिया सवाल कि लिख एक मूल धातु है और लिख मूल धातु से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण क्या होगा। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपको दिमाग में रखना है, भैया ने आपने बताया था प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें आना प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो मूल धातु जो कुछ भी हो, अगर हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है तो चुपचाप हमें उसमें आना जोड़ देना है। और लिख में जब हम आना जोड़ेंगे तो मित्र क्या बनेगा, लिखाना बन जाएगा। क्या बनेगा, लिखाना बन जाएगा, ठीक है। मांग में जब हमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाना हो तो क्या बन जाएगा बताइएगा, मंगाना बन जाएगा, ठीक है। आना चाहिए, सब में आना हमें पता चलना चाहिए कि हाँ आना आ रहा है। देखिए लिखाना, लास्ट में क्या आ रहा है, आना। साउंड देखिए क्या क्रिएट हो रहा है, आना, हंसाना, दौड़ाना, आना, लिखाना, आना, मंगाना, आना। देखिए कितना आना आ रहा है ना। नाच, एक मिनट, सॉरी माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा मार्कर हाथ से छूट गया था। नाच। अब आपसे पूछ रहे सवाल एग्जाम में कि नाच मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा। नाच मूल धातु का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो आप बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नाच कौन सा मूल क्रिया बनेगा। तो बोलेंगे मूल धातु में जब हम ना जोड़ते हैं तो मूल क्रिया का निर्माण होता है, आपने बताया था, बिल्कुल सही। और जब हमें आपसे पूछे कि नाच मूल धातु से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को बनाने के लिए हमें आना प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। और आना प्रत्यय हम कहाँ जोड़ेंगे, उसी मूल धातु में जोड़ेंगे। तो नाच मूल धातु में जब हम आना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइएगा, नचाना, ठीक है। नचाना, क्या बन जाएगा, नचाना। एक मिनट, ये हमने अब तक निर्माण कर लिया मूल धातु से मूल क्रिया और फिर उसी मूल धातु से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हमने यहाँ पे 3 चीजों का अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब आते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जो हम आज पढ़ना शुरू किए, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हम वाना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में किसका निर्माण करते हैं हम, वाना प्रत्यय का इस्तेमाल करते हुए हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ शब्दों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मूल धातु सब में सेम रहने वाला है, अब आपसे पूछे कि हस मूल धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा। सवाल ऐसे ही पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा कि हस मूल धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि हस में जब हम वाना प्रत्यय जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होगा। तो चलिए पहले हस मूल धातु में हम वाना जोड़ते हैं, हसवाना, ठीक है। फिर दूसरा है दौड़। पूछ दिया कि दौड़ मूल धातु का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, या फिर पूछ दिया कि दौड़ से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या बनेगा। तो आपको याद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें वाना प्रत्यय का इस्तेमाल करना है। आना और वाना, आना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। और मूल धातु में जब हम ना जोड़ेंगे तो हमारा मूल क्रिया बन जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। ये एक तरीका है याद करने का, यह एक तरीका है। फिर अभी मैं आपको अभ्यास कराऊंगा और बताऊंगा कि प्रश्न इन चीजों से किस प्रकार से बन सकते हैं, है ना। हसवाना, अब देखिए यहाँ पे आ रहा था वाना और यहाँ पे आ रहा है वाना। और आना किसकी पहचान है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान। वाना किसकी पहचान है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान। उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे अब आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी और आप बहुत ही अच्छे से अब आपका मस्तिष्क खुल रहा होगा और आप मूल धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के बीच के अंतर को आप बहुत ही विशेष तरीके से समझ पा रहे हो, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। दौड़, अब दौड़ मूल धातु है, दौड़ से आपको बनाना है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बताइए क्या बनेगा, दौड़ से आपको बनाना है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो बोलेंगे दौड़ में कुछ नहीं करना भैया, आप बता दिए कि मूल धातु में वाना जोड़ना है, तो मूल धातु में वाना जोड़ेंगे तो दौड़वाना। लिख, अब बताइए लिख से हमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है, तो बताइए लिख में हम क्या जोड़ देंगे, लिखवाना, जैसा कि पहला उदाहरण ही मैंने ये लिखा है। मांग है, अब बताइए मांग बहुत ही आसान, मंगवाना। पता चल रहा है ना, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवा रहा है, किसी और से मंगवा रहा है, किसी और से लिखवा रहा है, किसी और से दौड़वा रहा है, किसी और से हंसवा रहा है, ठीक है। और आखिरी का क्या था हमारा, नाच। अब हो सकता है स्वयं न नाच के किसी और को नचवा रहा हो, ठीक है, तो नचवाना, ठीक है। ये हमने अब तक सीखा, अब तक समझा। हमने क्या पढ़ा अब तक मित्र, हमने पढ़ा, शुरुआत हमने क्रिया से की थी,
क्रिया के बाद फिर हमने मूल क्रिया का निर्माण पढ़ा। क्रिया के निर्माण पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा प्रथम परिणार्थक क्रिया, फिर पढ़ा हमने द्वितीय परिणार्थक क्रिया। उसकी पहचान मैंने क्या बताई कि मूल धातु, सबसे पहले हम मूल धातु समझते हैं। मूल धातु क्रिया वह शब्दांश होता है जिसमें हम ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण करते हैं। और मैंने कुछ मूल धातु के नाम लिखे, उसके बाद फिर हमने उससे मूल क्रिया बनाई। मूल क्रिया के बाद हम प्रथम परिणार्थक क्रिया बनाए और प्रथम परिणार्थक क्रिया से फिर हम द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाए। ठीक है, हमने अब तक इतना पढ़ा। अब देखिए, अब आपसे एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल कैसे बन सकता है, पूछ दिया डायरेक्ट सवाल यहीं से उठा के पूछ दिया कि हंसवाना बताइए क्रिया का कौन सा रूप है, हंसवाना क्रिया का कौन सा रूप है। या फिर पूछ दिया हंसाना क्रिया का कौन सा रूप है, या फिर पूछ दिया हंसना क्या है। हंसना तो एक कार्य है, पता चल रहा है कि हंसने का कार्य किया जा रहा है। हंसाना भी क्या है, एक कार्य है, लेकिन पूछ दिया क्रिया का कौन सा रूप है। तो बस आपको देखना है, आपको उसको दो भागों में तोड़ना है, हंस धन, हंस एक मूल धातु रहा होगा और इसमें आना जुड़ा होगा, तभी तो ये हंसाना बना होगा। और यहाँ पे क्या आ गया, आना आ गया। हम भैया, अब आप समझ पा रहे होंगे, आप बोलेंगे हाँ भैया आपने बताया था कि जहां पर आना आ जाए वह प्रथम परिणार्थक क्रिया कहलाता है। तो आपसे सवाल इस तरीके से भी पूछ सकता है, डायरेक्ट प्रथम परिणार्थक क्रिया या द्वितीय परिणार्थक क्रिया पुट करके पूछ सकता है, बताइए यह क्रिया का कौन सा रूप है। यह सब क्रिया के रूप ही तो है, यह क्रिया का मूल रूप है, यह क्रिया का प्रथम परिणार्थक रूप है, यह क्रिया का द्वितीय परिणार्थक रूप है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी उठा के पूछ सकता है, या फिर मूल धातु की सहायता से पूछ सकता है कि बताइए हस मूल धातु का प्रथम परिणार्थक क्रिया क्या होगा। आपको पता है, मैंने बताया है, आप बोलेंगे भैया हाँ आपने बताया है कि प्रथम परिणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें उसमें आना प्रत्यय जोड़ना पड़ता है, यानी हस हमारा मूल धातु है तो हम उसमें आना जोड़ेंगे, यानी हसाना जब बनेगा तब हमारा प्रथम परिणार्थक क्रिया का निर्माण होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। आपसे पूछ दिया कि दौड़ शब्द, दौड़ एक मूल धातु है, इसका द्वितीय परिणार्थक क्रिया क्या होगा, तो बोलेंगे हाँ भैया आपने बताया था कि हमें अगर द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाना हो तो हमें उसमें वाना प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा, और दौड़ में जब वाना जोड़ेंगे तो बनेगा दौड़वाना, और दौड़वाना हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय परिणार्थक क्रिया हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यानी आपको याद क्या रखना है कि मूल क्रिया निर्माण करने के लिए हमें ना प्रत्यय की आवश्यकता पड़ेगी, प्रथम परिणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें आना की आवश्यकता पड़ेगी, और द्वितीय परिणार्थक क्रिया बनाने के लिए हमें वाना की आवश्यकता पड़ेगी। आना और वाना यह प्रत्यय के रूप में शब्द के आखिरी में जुड़ते हुए इन क्रियाओं के रूपों का निर्माण करेंगे। और यही हमें आज की क्लास में सीखना है। हमें मूल क्रिया की पहचान को सीखना है कि मूल क्रिया कैसे बनता है, मूल धातु में जब ना जुड़ता है, और प्रथम परिणार्थक क्रिया कैसे बनता है जब वो मूल धातु में आना जोड़ता है, और द्वितीय परिणार्थक क्रिया कैसे बनता है जब मूल धातु में वाना जोड़ता है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। मित्र, उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी अब तक। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार, फिर आज के इस क्रम को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर देख लीजिए एक बार आप, चलिए उम्मीद करता हूं देख लिए होंगे। ठीक है, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, चलिए धैर्य बना के पढ़िए, चीजें क्रिया बहुत ही सहज, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस फर्क है कि हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से चीजों को समझते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे, अब आगे आ जाइए, और आगे चीजें और मजेदार होने वाली हैं। ठीक है, चीजें आगे और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। हमने अब तक क्या पढ़ लिया मित्र, हमने अब तक पढ़ लिया क्रिया की परिभाषा, फिर हमने सीखा क्रिया का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्रिया के दो रूपों के बारे में हमने पढ़ा, प्रथम परिणार्थक क्रिया, द्वितीय परिणार्थक क्रिया। उसको हमने बनाए, हमने प्रथम परिणार्थक क्रिया को बनाना सीखा, हमने द्वितीय परिणार्थक क्रिया को बनाना सीखा, हमने उसकी पहचान को सीखा। ठीक है, और ये भी सीखा कि प्रश्न उस पे लेके किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। इतना अब तक हमने सीखा। अब हम आ जाते हैं आगे अपना क्रिया के इस अध्याय में। अब हम आ जाते हैं क्रिया के भेद पे। किसके? क्रिया के भेद। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा सा एक अलग कुछ सीखिए। ठीक है, वह है वाक्य का निर्माण कैसे होता है। अगर आपको क्रिया का भेद पढ़ना है, यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक क्रिया, एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो उससे पहले आप इस टॉपिक को पढ़िए, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य का निर्माण कैसे होगा। क्योंकि जब वाक्य के निर्माण में जो चीजें लगी, जिन संसाधनों का प्रयोग होता है, अगर आप उन संसाधनों की पहचान करना सीख गए तो मित्र तभी आप कर्म के आधार पे उस क्रिया के दो भेदों को आप समझ पाएंगे। वाक्य का निर्माण, देखिए वाक्य का निर्माण किस प्रकार से होता है। वाक्य का निर्माण कोई भी जब वाक्य बनता है मित्र तो उन तीन चीजों की सहायता से बनता है।
उन 3 चीजों के सहायता के बिना वाक्य बनना लगभग असंभव होता है। ठीक है, 3 या 2 चीजों के माध्यम से किसका निर्माण होता है? एक वाक्य का निर्माण होता है। तो एक वाक्य को बनाने के लिए उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें बताइए, कर्ता की मौजूदगी होनी चाहिए कि नहीं? कर्ता यानी जो उस वाक्य में कार्य करता है। ठीक है, कर्ता हो जाएगा। दूसरा क्या होगा बताइए? कर्ता। दूसरा होगा कर्म, जो यानी जो उस वाक्य का विषय रहता है। और तीसरा क्या होता है? हमारा क्रिया। यह जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, वाक्य में भी इनके क्रम यही होने वाले रहते हैं। मैंने जिस प्रकार से कर्ता पहले, कर्म दूसरा, क्रिया दूसरे, तीसरे नंबर पे लिखा, वाक्य में भी इनकी पहचान ऐसे ही होती है कि कर्ता पहले रहता है, कर्म बीच में रहता है, क्रिया आखिरी में रहती है। यानी वाक्य का निर्माण करने के लिए जब एक वाक्य बनता है, इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनता है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, वर्ब यानी क्रिया। लेकिन हम यहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं तो चीजों को शुद्ध रूप से हिंदी में पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो कर्ता, कर्म, क्रिया, जब ये 3 मिलते हैं तो हमारा एक वाक्य का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम ऐसे किसी वाक्य को लिखते हैं जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों की मौजूदगी हो। हमारा वाक्य का निर्माण बताने का उद्देश्य एकमात्र ये है ताकि आप कर्ता, कर्म, क्रिया की पहचान सीख जाए। और जब कर्ता, कर्म, क्रिया की आप पहचान सीख जाएंगे मित्र, तभी आप समझ पाएंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद मैंने आपको बताए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, तभी आप उनको समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कर्ता, कर्म, क्रिया की पहचान होनी चाहिए। इन वाक्यों में कहाँ कैसे रहते हैं, किस प्रकार से इनको खोजा जाता है। ठीक है, तो चलिए, मैंने जैसे लिखा राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है? राम पत्र लिखता है। कर्ता कौन होता है? जो उस वाक्य में कार्य कर रहा होता है। कर्म उसका विषय होता है। क्रिया क्या होता है? जो कार्य होता है। क्रिया क्या होता है? जो कार्य होता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, मैंने आपको बताया था क्रिया की पहचान क्या बताया था? मूल धातु में जब हम ना जोड़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि किसी भी वाक्य में हमें क्रिया हमेशा ना रूप में ही मिले, हमेशा हमें ना रूप में ही मिले। वह मूल धातु में स्थिति अनुसार कुछ और भी जुड़ के हमें मिल सकता है। तो हमें बस मूल धातु को खोजना, उसमें ना, दिमाग में ही ना जोड़ के हमें समझ जाना कि हाँ यही क्रिया। ठीक है, तो पहले कर्ता को समझते हैं। कर्ता कौन होता है? जो उस वाक्य में कार्य को कर रहा होता है, जो उस वाक्य में यानी कर्ता कार्य करने वाला होता है। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं क्रिया पार्ट 2 इस क्लास को ले रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? इस करता हूँ, इस कार्य को कर रहा हूँ, इस पढ़ाने के कार्य को कर रहा हूँ। ठीक है, कर्ता। राम पत्र लिखता है। सॉरी यार, क्या लिख दिया मैंने, माफी चाहता हूँ, 1 मिनट। राम पत्र लिखता है। राम पत्र लिखता है। बताइए किसके द्वारा लिखने का कार्य किया जा रहा है? बताइए किसके द्वारा लिखने का कार्य किया जा रहा है? बोलेंगे भैया राम ही तो पत्र लिख रहा है। और वाक्य में जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है? राम कहलाता है। बताइए यहाँ पे राम कार्य कर रहा है कि नहीं? राम ही तो पत्र लिखने का कार्य कर रहा है, और जो कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसा मैंने बताया, जो यह क्रम है ना, कर्ता, कर्म, क्रिया का, यही सेम क्रम वाक्य में भी रहता है। यानी कर्ता पहले नंबर पे, कर्म बीच में रहता है, क्रिया आखिरी में रहता है। कर्ता हमने जान लिया, राम पत्र लिखता है, यानी यहाँ लिखने का कार्य कौन कर रहा है? राम। और राम क्या है? कर्ता है। उसके बाद क्रिया। क्रिया क्या होता है? जो कार्य होता है। क्रिया क्या है? कार्य होता है। बताइए इसमें कौन सा ऐसा मूल धातु, कैसा ऐसा कोई शब्द खोजिए जिसके मूल धातु में हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा। बोलिए भैया, हमें तो एक शब्द दिख रहा है लिख, और अभी हमने पिछले टॉपिक में हमने अभी से सीख के आया था लिख एक मूल धातु हमने देखा हुआ था। लिख से फिर आपने लिखना बनाया, फिर लिखाना, फिर लिखवाना बनाया। हम बोलेंगे बिल्कुल। तो लिखता क्या है? एक कार्य का ही तो बोध हो रहा है। अब बोलेंगे यहाँ तो आपने बोला था कि जब ना जुड़ेगा तब कार्य होगा। तो मित्र ये जरूरी नहीं है कि आपको ना प्रत्यक्ष रूप से मिले, आपको मूल धातु भी दिख सकता है। मूल धातु जहां दिखेगा वही पहचान होगी किसकी? क्रिया की। अब यहाँ लिखता में मूल धातु क्या होगा? लिख होगा, और लिख में जब हम ना जुड़ेंगे तो क्रिया है कि नहीं? लिखना। यहाँ लिखी तो रहा है, राम पत्र लिखित हो रहा है, तो लिखता क्या हो गया हमारा? लिखता हमारा बोलेंगे क्या हो गया? कार्य हो गया, क्रिया हो गया। अब जो बचा हमारा पत्र, क्या लिख रहा है? पत्र ही तो लिख रहा है, तो पत्र हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। बताइए कर्ता, कर्म, क्रिया आपको समझ में आया कि नहीं?
कर्ता क्या होता है? जो उस वाक्य में कार्य कर रहा होता है। राम पत्र लिखता है, राम क्या है? कर्ता है, क्योंकि राम के द्वारा ही तो पत्र लिखा जा रहा है। क्रिया लिखता, अब लिखता में मूल धातु क्या होगा? मूल धातु वही ना, वो शब्दांश जिसमें ना जोड़ते हैं क्रिया बन जाता है। लिखता में क्या, अगर हम ता को निकालें तो ता में अगर हम ना जोड़ेंगे तो क्या क्रिया बनेगा? ताना। ये क्या है? तो कुछ शब्द ही नहीं समझ में भैया आ रहा है, ये तो कोई शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जब ता नहीं होगा, पत्र में क्या हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा, बोलेंगे पत्रना। ये तो कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा, तो कोई सार्थक शब्द ही नहीं बन पा रहे भैया, क्या समझा रहे? तो लिखता, लिखता में लिख हमारा क्या होगा? मूल धातु होगा। मैंने आपको पकड़ना सिखाया था कि वही मूल धातु होगा जिसमें हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे लिख दिख रहा है, और लिख में जब हमने ना जोड़ा तो लिखना हमारा क्या बन गया? क्रिया बन गया। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्रिया की भी हमने पहचान कर ली, और कर्म हमारा पत्र है। कर्म हमारा क्या है? विषय क्या है इस वाक्य का? कि वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो कर्ता कर्म क्रिया, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आया होगा। आप बस दिमाग में रखिए कि कर्ता कर्म क्रिया के बिना वाक्य बनना लगभग असंभव होता है। यानी वाक्य निर्माण में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। आप अगर बेहतरीन ढंग से समझ गए तो तभी आप कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद आप पढ़ पाएंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन ढंग से आपको इस वाक्य निर्माण की बातें समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ देख लिए होंगे, हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद, और क्रिया के भेद में क्या पढ़ेंगे? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के मित्र लिखेंगे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। बस मैंने आपको वाक्य के निर्माण में बताया, कर्ता कर्म क्रिया, बस इन तीन चीजों को मस्तिष्क में रखे रहिएगा। मैं कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, बहुत स्पष्ट रूप से आपको सिखाऊंगा मैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं मित्र बताइएगा? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। कौन कौन से देखेंगे? कौन कौन से वो दो भेद होते हैं? पहला वो होगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। दूसरा क्या होगा हमारा? मित्र लिखेंगे सकर्मक क्रिया, सॉरी अकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक है, मैंने क्या लिखा? कर्म के आधार पे हमने फिर आगे पढ़ा, फिर हम पढ़े कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। अब क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यानी क्रिया कर्म के आधार पे आपसे पूछ दिया सवाल कि कर्म के आधार पे बताइए क्रिया कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दो। और कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं। फिर मैं आगे भी पढ़ाऊंगा तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, लेकिन उससे पहले आप अकर्मक और सकर्मक समझिए। ठीक है, उससे पहले आप इसको समझिए, अकर्मक क्रिया को समझिए और सकर्मक क्रिया को समझिए। ठीक है, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं जान दीजिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और सीधे अकर्मक क्रिया को पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर सकर्मक क्रिया पढ़ूंगी। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं मित्र? हमने पढ़ा कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। सॉरी, वह क्रिया देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती, जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती, जिसमें कर्म की मौजूदगी लिखेंगे, जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती है। वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती है। मैं आपने बताया था अभी कि वाक्य के निर्माण में तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कर्ता, कर्म, क्रिया। लेकिन जब हम क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे तो पहला होता है अकर्मक क्रिया। अच्छा देख ले, अगर इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट है तो अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, यही चीज समझते हुए चलना है। वही चीज हम हिंदी में पढ़ रहे हैं यहाँ पे।
अकर्मक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती है, यानी उस वाक्य में कर्म नहीं रहेगा और बिना कर्म के वो वाक्य बनेगा। आपने बोला था कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है, जरूरी नहीं, मैंने बताया था कि 3 या 2 चीजों की सहायता से भी वाक्य बन सकता है। कर्ता और क्रिया के माध्यम से भी डायरेक्ट वाक्य बन सकता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, और वहां पे हमने सर्वनाम दिया। वह क्या लिया है? सर्वनाम लिया। वह दौड़ता है, कौन दौड़ता है? वह दौड़ता है। कर्ता कौन है? वह है। और वह क्या कर रहा है? कार्य ही तो कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? दौड़ने का ही तो कार्य कर रहा है। वह क्या कर रहा है? दौड़ने का ही तो कार्य कर रहा है। मित्र बताइए, यही बात तो मैंने आपको बताई थी। वह क्या कर रहा है? वह दौड़ रहा है। तो दिखाइए, यहाँ पे कर्ता ही तो है, यहाँ पे कर्ता ही तो है, और यहाँ पे क्रिया ही तो है। देखिए वाक्य बना कि नहीं? बोलेंगे हाँ भैया बना। लेकिन यह किस में होगा? यह केवल अकर्मक क्रिया में होगा। इसका ये है, अकर्मक क्रिया की पहचान 2 है कि इसमें कर्म नहीं रहेगा। दूसरा, इसमें क्रिया का जो फल है, इसमें क्रिया का जो फल है किस पे पड़ेगा? प्रत्यक्ष रूप से कर्ता पे पड़ेगा। दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ा है? वह पे पड़ा है। वही दौड़ रहा है और कोई नहीं दौड़ रहा है, वही दौड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको पहचान इसकी 2 बताऊंगा। पहला कि अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होता है, यानी इसमें केवल कर्ता और क्रिया की मौजूदगी रहती है। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया आप खोज पा रहे हैं, जिस वाक्य में आप कर्ता और क्रिया खोज पा रहे हैं, वही पहचान होगी अकर्मक क्रिया की। ठीक है, और मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ, जरूर मैं आपको 2 पहचान बताऊंगा, मैं आपको 2 पहचान बताऊंगा, तब आप समझ के परिभाषा को मिटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर अकर्मक क्रिया के हम उदाहरण को प्रयास करते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होता है? वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी नहीं रहती, या जिसमें क्रिया का फल पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। यही क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। बताइएगा मित्र, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम इसके कुछ उदाहरणों का प्रयास करते हैं, उदाहरण लिखने का प्रयास करते हैं। किसके अकर्मक क्रिया? जैसे रानी हंसती है, रानी हंसती है। ठीक है, लिखते रहे, रानी हंसती है। राम जाता है। जो कुछ भी मैं इस वाक्य में लिखूंगा, कर्मक क्रिया में जो कुछ भी लिखूंगा, आप ध्यान दीजिए, केवल मैं कर्ता और क्रिया की सहायता से मैं वाक्य बनाते हुए मिलूंगा। केवल मैं कर्ता और क्रिया की सहायता से वाक्य बनाते हुए इसमें आपको दिखूंगा मैं। और आप भी मित्र अपने कॉपी पे लिखने का प्रयास करिए, कर्ता और क्रिया की सहायता से वाक्य बनाइए, और वह अकर्मक क्रिया की पहचान होगी। ठीक है, फिर आपको बताऊंगा कि अकर्मक क्रिया की और किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। राम जाता है। ठीक है, राम जाता है। मेरे हाथ खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं। मैंने कुछ मित्र उदाहरण लिखे। ठीक है, अब हम इसको पहचान करते हैं। यह मैंने अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण लिखे। अकर्मक क्रिया की पहली पहचान मैंने आपको क्या बताई कि उसमें केवल कर्ता और क्रिया की मौजूदगी रहती है। रानी हंसती है। हंसने का कार्य कौन कर रहा है? बताइए बच्चों। बोलेंगे कि रानी ही तो हंस रही है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। यहाँ पे हंसने का कार्य कौन कर रहा है? रानी हंसती है, यानी रानी ही तो हंस रही है। तो रानी क्या हुई? कर्ता हुई। और रानी द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? रानी द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? बोलेंगे भैया रानी द्वारा तो हंसने का कार्य किया जा रहा है, रानी द्वारा हंसने का कार्य किया जा रहा है। तो रानी हंसती है। देखिए, कर्ता मिला और हमें क्रिया मिला, और हमें कर्ता और जब क्रिया मिलेगा तो उस वाक्य में किसकी पहचान होगी? अकर्मक क्रिया की पहचान होगी। यह हो गया पहला पहचान किसका? अकर्मक क्रिया का। दूसरा पहचान हमें सबसे पहले कर्ता को खोजना है उस वाक्य में, और मैंने आपको बताया कि इस वाक्य में कर्ता कौन है? रानी है। और उसके बाद हमें क्रिया को खोजना है। हमें क्रिया भी मिल चुकी है, बोलेंगे भैया हंसती। जब हमें कर्ता मिल गया और जब हमें क्रिया मिल जाए तो बस उसके बीच में, मैं एक बार हटा दे रहा हूं, आपको थोड़ा अच्छे से बताना है, इसको सिखाना है। रानी, ठीक है, हम बताएं कि जब आपको कर्ता मिल जाए वाक्य में और क्रिया मिल जाए तो उसके बीच में बस आप क्या शब्द एक लगा दीजिए, एक क्या शब्द लगाइए। रानी क्या, उसके बाद आप क्रिया को लिख दीजिए, रानी क्या हंसती है। यानी अकर्मक क्रिया की पहचान हम क्या लगाकर भी कर सकते हैं। अब क्या कहां पे लगाएंगे? कर्ता और क्रिया के बीच में। अब मित्र समझ पा रहे हैं कि मैंने वाक्य का निर्माण क्यों बताया था? ताकि जब आप कर्ता और क्रिया का पहचान आपके पास रहेगा, यानी जब आप कर्ता क्रिया को पहचानना जानेंगे वाक्य में, तभी तो आप क्या को लगाना सीख पाएंगे। तो यह मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं वाक्य का निर्माण आपको क्यों बताया था। तो रानी क्या हंसती है। जब क्या लगा के किसी वाक्य में जवाब मिले, उस वाक्य का क्या लगाने से जब उस वाक्य का जवाब मिले,
ठीक है, तब वो पहचान किसकी होगी? सकर्मक क्रिया की। लेकिन जब क्या लगाने से हमें कुछ समझ ही नहीं आए, हमें हमारा दिमाग ही काम ना करे कि भैया आप क्या लगा के क्या बना रहे हो, रानी क्या हंसती है, क्या आप इस बात से क्या समझ पा रहे हो मित्र? रानी क्या हंसती है, इधर देखिए रानी क्या हंसती है, आप इस बात से क्या समझ पा रहे हो? कह रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यानी जब हमें क्या लगा के, जब हमें कर्ता क्रिया के बीच में क्या लगाने से उस वाक्य में जवाब न मिले, तो मित्र वही किसकी पहचान होती है? अकर्मक क्रिया की पहचान होती है। यह आज आप लिख लीजिए, या आप लिख लीजिए। और क्या कहाँ लगाना होता है? हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में। राम जाता है, जाने का कार्य कौन कर रहा है? बोलेंगे राम। और राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? जाता। जा क्या है? मूल धातु है, और मूल धातु में जब हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा जाना। तो जाता क्या है? एक कार्य है। जाता क्या है? एक कार्य है। राम जाता है, हमें कर्ता भी मिल चुका है, हमें क्रिया भी मिल चुका है। इसके बीच में अगर हम क्या लगा दें, राम क्या जाता है, सवाल का जवाब मिला नहीं। देखिए वाक्य में क्या लगाइए, राम क्या जाता है। कुछ समझ पा रहे हैं? बोलेंगे नहीं भैया हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, राम क्या जाता है, ये किस प्रकार का वाक्य बन रहा है। तो जब हमें क्या लगाने से जवाब मिल जाए तो वो फिर अकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगा। लेकिन जब हमें क्या लगाने से जवाब न मिले तो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगा। आप कहेंगे सब आप तो अब क्या जितना भी लगा रहे हैं जवाब तो किसी में नहीं मिल रहा है, एक ऐसा वाक्य बताइए जिसमें जवाब मिले। लो भैया हम उसको भी लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है। राम राम खाना, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब मैंने आपको कहा कि क्या लगाने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता को खोजना है। राम खाना खाता है। अब चलो मैं खाना को हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। मैं बस ये लिखा राम खाता है, राम खाता है। अब मैं आपको लिखा कर्ता। कर्ता क्या है? राम खाता है। कौन कार्य कर रहा है खाने का? बोलेंगे राम ही तो कर रहा है, तो राम क्या होगा? कर्ता होगा। उसके द्वारा क्रिया क्या है? खाता, खाना। राम के द्वारा खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, तो राम खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। जब हमें कर्ता क्रिया मिल जाए तो उसके बीच में हमें क्या लगा देना है। अब फिर हमें वाक्य को पढ़ना है। राम क्या खाता है? अब एक सवाल किया जा रहा है, राम क्या खाता है। हो सकता है राम खाना खा रहा हो सकता है राम कहीं बैठ के लंच कर रहा हो सकता है कुछ भी खाने की चीज खा रहा हो सकता है भोजन कर रहा हो सकता है ओड़ा पाव खा रहा हो सकता है कहीं पे कुछ मोमोज मंचूरियन टाइप की चीजें खा रहा हो। राम कुछ भी खा सकता है। तो फिर जवाब मिल रहा है कि नहीं? देखिए यहीं पे वाक्य था रानी क्या हंसती है, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने जब क्या लगाया, राम क्या खाता है, हो सकता है राम, हो सकता है कुछ भी खा रहा हो, राम कुछ भी खाने की वस्तु खा रहा हो, खाना खा रहा हो, लंच कर रहा हो, डिनर कर रहा हो, खा ही तो रहा होगा। देखिए यहाँ पे जवाब मिला कि नहीं? और जब जवाब मिल जाए तो यही क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। लगे हाथ आप सकर्मक क्रिया भी समझिए। वह क्रिया चलिए एक और बच गया, पहले इसको समझाते हैं। मेरे हाथ खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं। यहाँ मेरे हाथ दोनों बात एक ही, किसके हाथ? इसी के हाथ है। मेरे हाथ खुजलाते हैं। अब हमें जो करता है कौन है? मेरे हाथ। यहाँ बताया जा रहा है मेरे हाथ खुजला रहे हैं। खुजलाना क्या है? एक कार्य। इसमें क्या बताइए? इसमें क्रिया, इसमें मूल धातु क्या होगा बताइए? खुजलाते हैं, खुजलाते हैं, खुजलाना, ठीक है। इसमें क्या बनेगा? इसका मूल क्रिया बनेगा मेरे हाथ खुजलाते हैं। मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं? मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं? जवाब मिला? बोलेंगे भैया समझी नहीं आ रहा है, जवाब तो दूर की बात है। मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं मित्र, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा, ठीक है। रानी हंसती है, राम जाता है ना। राम तैरता है, राम क्या तैरता है? राम पानी में तैरता है। यह इस प्रकार से कुछ वाक्य है जो अकर्मक क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया। अकर्मक क्रिया की पहचान की कर्ता और क्रिया की सहायता से इसमें वाक्य बनेगा। दूसरी पहचान कि हम इसमें कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के प्रश्न के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न का जवाब न मिला तो ही पहचान होगी अकर्मक क्रिया की, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो हमने दो तरीके से मित्र क्या सीखा? अकर्मक क्रिया को पहचानना सीखा। उम्मीद करता हूँ आप अकर्मक क्रिया की पहचान नहीं भूलेंगे। अब लगे हाथ आप सकर्मक क्रिया भी समझ जाइए। लगे हाथ आप सकर्मक क्रिया भी समझिए, ठीक है। लगे हाथ आप सकर्मक क्रिया भी समझिए। देखिए क्या होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया
सकर्मक क्रिया, देखिए यहाँ लिखा है सक धन सकर्मक, यानी कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ होता क्या, कर्म के साथ, यानी इसमें हमें वाक्य में क्या मिलेगा, कर्म हमें मिलेगा। यानी इसमें जब जिस उदाहरण का आप निर्माण देखेंगे सकर्मक क्रिया में, वो पूर्ण रूप से वहां कर्ता भी रहेगा, क्रिया भी रहेगी, कर्म भी रहेगी। यानी वो उस वाक्य के जो 3 संसाधन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया तो वाक्य में बनने के लिए, इनके बिना वाक्य बन नहीं सकता, वो कौन सा होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यह इसमें आपको पूर्ण रूप से सकर्मक क्रिया में देखने को मिलेगी। यानी वह क्रिया देखेंगे, वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, यानी वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है। ठीक है, अब देखेंगे मैंने लिखा था, उदाहरण मैंने आपको पहले पूरा में लिखा था, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा इंक इसमें लो हो रहा है, मैं इसमें अभी इंक पुट करने वाला हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, देख लीजिए। 1 मिनट। क्या होता है, कभी कभी इंक अचानक से खत्म हो जाता है, तो मैं ही तो बगल में रखा रहता हूँ, नहीं तो बहुत समस्या होती है ना, समझ ही रहे होंगे चीजें उस हिसाब से है नहीं। ठीक है, तो आप मैनेज करने का थोड़ा प्रयास कर लिया करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है, वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, यानी इसमें आपको कर्ता भी दिखेगा, आपको कर्म दिखेगा और आपको क्रिया भी दिखेगा। जैसे मैंने लिखा राम पत्र, जो आपको पहले बताया था, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। राम क्या है, कौन इसमें कार्य कर रहा है, बोलेंगे भैया राम काम कर रहा है। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्रिया क्या है, लिखना, लिखता क्या है, क्रिया है। और जैसे मैंने बताया था आपको शुरू में, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, मैंने ये तो बताया था, कर्ता, कर्म और क्रिया, यही सेम, यही स्थान जो होता है वाक्य में भी इनका होता है। यही स्थान इनका क्या होता है, वाक्य में भी होता है, कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, राम पत्र लिखता है क्रिया क्या हो गया, अब इस वाक्य में क्या क्रिया हो रहा है बताइए, वाक्य में क्या क्रिया हो रहा है। अब क्रिया को ढूंढने के लिए मैं बताया था कि आपको मूल धातु की पहचान करनी पड़ी, या मूल धातु क्या होता है, इसमें बताइए मूल धातु क्या है। लिखता में मूल धातु क्या है, बोलेंगे हाँ भैया आपने बताया था कि लिख एक मूल धातु होगा, तभी उसमें हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन पाएगा। और लिखना क्या है, एक कार्य ही तो है, तो लिखता क्या हुआ, कार्य हुआ। राम पत्र लिखने का ही तो कार्य कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। पत्र हमारा क्या हो जाएगा, पत्र हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, इस वाक्य का विषय हो जाएगा। तो देखिए कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं, ये तीनों यहाँ मिल रहे हैं कि नहीं। और जहां ये तीनों होंगी वही पहचान किसकी होगी, सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया यानी यहाँ पे कह ही रहा है कि वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है, वह क्रिया जिसमें कर्म की मौजूदगी रहती है। ठीक है, और हो सकता है भाई आपने बता दिया, चलिए ठीक है, आपने कहा अब तक कि इसमें कर्म रहता है। दूसरी इसकी पहचान क्या हो सकती है, दूसरी पहचान सेम इसमें है कि हम भी इसमें क्या लगाकर जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। अब राम पत्र लिखता है, अब कर्म को आप हटा दीजिए और कर्म के जगह पे आप क्या लगा दीजिए, क्योंकि मैंने बताया था ना क्या कहाँ पर लगेगा, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगेगा। तो राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है, हो सकता है राम बैठ के कुछ कॉपी में लिख रहा हो सकता है राम बैठ के हिसाब बना रहा हो सकता है राम कुछ भी लिखने का कार्य कर रहा हो। जवाब मिल तो रहा है ना, हो सकता है राम अभी राम नाम का कोई लड़का बैठा हो जो मेरे इस क्लास को देख के नोट्स अपना बना रहा हो, कुछ भी लिखने का कार्य हो सकता है। बोलेंगे हाँ भैया अब समझ में आया, राम क्या लिखता है। ठीक है, विभू, विभू एक नाम है, विभू खाना खा रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, विभू खाना खा रहा है। विभू खाना खा रहा है, खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है, विभू कर रहा है। विभू क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्योंकि जो वाक्य में कार्य करता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, जो वाक्य में कार्य करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ठीक है, खाना खा रहा है,
ठीक है, बिभू खाना खा रहा है, बिभू क्या है, करता है, खाना क्या है, खाना कहेंगे इसमें भी ना है, लेकिन यहाँ भी खा है, तो खाना हो गया भोजन, खाना क्या हो गया भोजन, बिभू खाना फिर क्या हो जाएगा, कर्म हमारा हो जाएगा, वाक्य के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। और खा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, क्योंकि खा में जब हम मूल धातु जोड़ेंगे ना, तो बन जाएगा क्या हमारा क्रिया, मूल धातु में जब हम ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खा रहा है, खाना खाने का कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पे खा क्या है, हमारा क्रिया है। हमें कर्ता भी मिल गया, कर्म भी मिल गया, क्रिया भी मिल गया, ठीक है। पहली पहचान है कि कर्ता कर्म क्रिया जहां पे रहेंगे वो सकर्म क्रिया की पहचान होगी। दूसरी, अगर आप नहीं पहचान पा रहे इस तरीके से, तो आप कर्म को हटा दीजिए उस वाक्य में, कर्म की जगह पे क्या लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप क्या लगाकर अकर्मक सकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। और जब क्या लगा के वाक्य में जवाब न मिले तो वह कर्मक क्रिया कहलाएगा, और क्या लगाकर अगर वाक्य का जवाब मिल जाए तो वह क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया मित्र कहलाएगा। मैं अब तक आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रयास को समझ रहे होंगे। विभू क्या खा रहा है, अरे हो सकता है विभू खाना खा रहा हो सकता है विभू टॉफी खा रहा हो सकता है विभू बिस्किट खा रहा हो सकता है विभू नमकीन खा रहा हो सकता है विभू कुछ भी खाने का कार्य कर रहा हो। जवाब मिल रहा है कि नहीं हमें, राम क्या लिख रहा है, राम पत्र लिख सकता है, राम बैठ के कॉपी लिख सकता है, राम बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क पूरा कर सकता है, लिख के ही तो करेगा। जवाब मिल रहा है कि नहीं, बोलेंगे हाँ भैया मिल रहा है। विभू खाना खा रहा है, विभू खाना खा रहा है, विभू कर्ता, खाना कर्म, और खा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। बोलेंगे नहीं भैया ऐसा नहीं समझ में आया, लो क्या लगाकर सीखो। अब क्या कहाँ पे लगाएंगे, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर हम वाक्य का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, और वाक्य में अगर जवाब मिल गया तो हमारी किसकी पहचान होगी, दूसरी पहचान सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया की पहचान होगी। मैंने कर्मक क्रिया की भी आपको दो पहचान बताई, सकर्मक क्रिया की भी दो पहचान बताई। अकर्मक क्रिया की दो पहचान क्या, कि जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया की मौजूदगी होगी वो किसकी पहचान होगी, अकर्मक क्रिया की पहचान। और दूसरी पहचान उसकी बताई थी कि कर्ता और क्रिया के बीच में अगर क्या लगाएंगे तो आप अकर्मक क्रिया भी इसमें खोज पाएंगे। अगर क्या लगाकर जवाब न मिले तो ही वह अकर्मक क्रिया कहलाएगा, और अगर क्या लगाकर आपको जवाब मिल जाए, ठीक है, कर्ता और क्रिया के बीच में, तो फिर सकर्मक क्रिया कहलाएगा, जो मैं आपको अभी यहाँ वर्तमान में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मित्र आपको कर्म के आधार पे क्रिया के ये जो दो भेद है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन यानी क्रिया पार्ट 2 में जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया मित्र समझ में आया होगा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार देख लीजिए आप लोग, हमने सकर्मक क्रिया में दो उदाहरणों का प्रयास किया। राम पत्र लिखता है, विभू खाना खा रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सकर्मक क्रिया और आज के द्वारा जो कुछ भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा मित्र आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ऐसे प्रयासों में आप लगे रहिए जब तक आपका सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाता। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, बस तन मन धन से खुद को उसमें लगाए रहिए, जीवन में सारा आनंद करिए, सारा काम करिए, ठीक है। लेकिन आपका मूल खेती क्या है, आपका मूल कार्य है मित्र, हमें वो उसको भी ध्यान रखना है, हमें उसको भी ध्यान रखना है। देखिए हम जीवन में कुछ भी कर ले, कितनी मस्ती कर ले, लेकिन हमारे पास हमारे खुद के व्यक्तिगत जीवन में हमारे पास एक ऐसा दाव होना चाहिए, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी और के पास मौजूद ना हो, और उसके बल पे हम दुनिया जीतने की ताकत रखते हो। हमारे पास कुछ ऐसा हमारा दाव होना चाहिए, उसके बाद हम चाहे दुनिया में कुछ भी करें, आनंद मस्ती के लिए हम कुछ भी करें, रस पाने के लिए हम कुछ भी करें, कुछ करते रहिए, लेकिन हमारे पास साथ ही साथ हमारे अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा दाव होना चाहिए जिसके बल पे हम दुनिया जीतने की ताकत रखते हो। फिर क्या कह रही है दुनिया, क्या कह रहा है समाज, हमें इस बात का फर्क नहीं पड़ना मित्र। याद रखिए हमारे गुरुजी कहते हैं, और मैं आपको की कह रहा हूँ कि हमें दुनिया की नजरों में खुद को अच्छा साबित नहीं करना, हमें पहले खुद की नजरों में बेहतर बनना है। हमें दुनिया को सिद्ध करने के लिए नहीं सफल होना है, हमें खुद की नजरों में सिद्ध होने के लिए, हमें खुद की नजरों में बेहतर होने के लिए सफल होना है। तो इसी शुभ विचार के साथ आज अपने इस क्लास को मैं खत्म करता हूँ, और मिलते हैं हम क्रिया पार्ट 3 की क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी आज में क्लास में मेरे द्वारा पढ़ाया गया होगा आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास यानी क्रिया पार्ट 3 के अध्याय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।